जय हिंद मित्रों। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका की यात्रा में गए थे, क्योंकि वहाँ पर ब्रिक्स का सम्मेलन था। तो ब्रिक्स के 15वें सम्मेलन में श्री मोदी जी का वहाँ पे आगमन हुआ था। उसमें बीजिंग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें 5 देश साझेदार हैं, पता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में आया, शुरुआत में ब्रिक था। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था इसमें। अभी इसमें कुछ और देशों को जोड़ने की बात चल रही थी, तो उससे संबंधित अपडेट है इसमें। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, ब्रिक्स विल बी बिगर, सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। 6 देश, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये तो हो गए खाड़ी के पास के देश। अर्जेंटीना हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और इजिप्ट, इथियोपिया हो गया अफ्रीका का। तो इन्हीं तीनों महाद्वीप में 6 और देशों को बढ़ाया गया है। 3 एशिया से, 2 अफ्रीका से, 1 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। तो सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना। And India's job will become tougher. China and Russia had been pushing hard to include new members. China and Russia had been pushing hard to include new members. India, which was earlier cautious about the expansion plan, finally relented, but not before insisting on finalizing the membership criteria. तो मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या होगा, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन इनको जोड़ा गया है। दिस वॉज ए गुड कॉल बिकॉज चाइना हैड अर्लियर वांटेड पाकिस्तान टू बी एडमिटेड। तो ये अच्छी एक कदम है, क्योंकि चाइना जो है पहले चाहता था कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान शामिल होकर क्या करेगा। चाइना एंड रशिया आर लुकिंग टू ट्रांसफॉर्म ब्रिक्स इनटू ए काउंटर टू व्हाट दे सी एज ए US-led मल्टीलैटरल सिस्टम। चाइना और रसिया चाहते हैं कि ब्रिक्स का हम यूज़ कैसे करें, राजनीतिक रूप में करें। जैसे ब्रिक्स के जो स्तंभ हैं वो 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभों पर कार्य करता है। एक राजनीतिक और सुरक्षागत स्तंभ, दूसरा आर्थिक और वित्तीय स्तंभ, और तीसरा है सांस्कृतिक और पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज संबंध। इन तीनों में जो राजनीतिक और सुरक्षागत काउंटर की बात होती है, या इन मुद्दों पर कार्य करने की बात होती है, तो उसमें चाइना और रसिया आगे रहता है। बाकी इन दोनों पर ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। भारत का समावेशी दृष्टिकोण है, वो इन सब को लेकर के चलना चाहता है, ताकि ब्रिक्स में संतुलन स्थापित किया जा सके और जो उसके उद्देश्य हैं, जो ध्येय हैं, उसको पाया जा सके। बोथ कंट्रीज फेस वेस्टर्न सैंक्शंस एंड प्रेशर। ये चाइना रसिया जो हैं, ये दोनों ही पश्चिमी जो सैंक्शंस हैं, दबाव है, उसको झेलना पड़ता है इनको। इसीलिए ये चाहते हैं कि ब्रिक्स का उपयोग जो US संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, तो उन सबको काउंटर करने के ध्येय से ब्रिक्स का यूज़ किया जाए। थ्रू एन एक्सपेंडेड ब्रिक्स दे होप टू क्रिएट फॉर देमसेल्व्स न्यू डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस, एंड द रिसेंट वेस्टर्न नैरेटिव ऑफ डेमोक्रेसीज स्टैंडिंग अप टू अथॉरिटेरियन regimes has given them an opening to make common cause with certain countries of the global south. ग्लोबल साउथ का उदाहरण जो है भारत आगे बढ़ा रहा है। ओशनिया के करीब 10 देश मिल करके एक संगठन बनाए हैं, जिनका एक प्रकार से लीडर जो है वो भारत है। और भारत के लीडरशिप में उनकी जो समस्याएं हैं, जो आइलैंड कंट्री की समस्याएं होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे समुद्र का जलस्तर में बढ़ाव हो रहा है, अंटार्कटिक के जो बर्फ़ हैं वो पिघल रहे हैं, तो इससे
छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्री हैं उनको भविष्य में या वर्तमान में भी डूब का संकट झेलना पड़ रहा है। तो उनकी बातों को उठाने के लिए और भी जो दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी बातों को बड़े मंचों पर जैसे कि यूएन में या अन्य मंचों पर उठाने के लिए ग्लोबल साउथ जैसी अवधारणा लाई गई है। हाउएवर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस that mirrored the core 5 BRICS countries remain unresolved and are likely to get accentuated. Notwithstanding the recent modus vivendi between Saudi Arabia and Iran, facilitated by China, suspicion between the two Middle East heavyweights endure. Similarly, Indian and Chinese troops continue to face off in eastern Ladakh over their border dispute. मतलब ब्रिक्स में चुनौती क्या क्या है? 5 देश हैं जिसमें से रशिया चाइना हो गया। इनका मानना है कि ब्रिक का यूज होना चाहिए जो यूएस लेड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि दोनों ही देश यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, जो प्रेशर बनाए जाते हैं, उसका सामना ये 2 देश करते हैं ज़्यादा। जबकि चाइना और इंडिया में एक क्लैश वाला संबंध है। यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में दोनों देशों के बीच में सेनाएं खड़ी हुई हैं, तो ये चुनौती है। While Modi spoke at length about resilient supply chains, मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ब्रिक्स का यूज़ ऐसे किया जाए कि सप्लाई चेन को स्थापित किया जा सके ताकि जो व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत हो सकें। तो सप्लाई चेन्स कोड फॉर डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना। द चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्टर यूज्ड द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म टू टारगेट द यूएस। तो यूएस को टारगेट करने के मतलब उद्देश्य से इस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करने का प्रयास किए चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्टर ने। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन could not even travel to the summit because of an international arrest warrant against him। जो एक कोई मतलब संधि है, उस संधि के तहत अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये कह दिया जाता है कि वो इन देशों में आ जाता है, जैसे मान लो कि 10 देश मिलकर के संधि कर लिए, समझौता ये कर लिए कि अगर हम 10 देशों में से कोई भी देश किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर अरेस्ट वारंट का हम नोटिस जारी करते हैं और अगर वो व्यक्ति इन 10 देश में से किसी देश में आता है तो उसे गिरफ्तार कर लेना होगा। अब साउथ अफ्रीका जो है वो उस ट्रीटी का सिग्नेटरी है और पुतिन के ऊपर लगाया गया है अरेस्ट वारंट का केस किया गया है या आदेश दिया गया है। अगर पुतिन जी इन 10 देशों में से किसी देश में, ये 10 देश एग्जाम्पल हैं खाली, तो जैसे साउथ अफ्रीका उसका सिग्नेटरी है, अगर उस देश में आएंगे तो साउथ अफ्रीका को पुतिन जी को गिरफ्तार करना ही होगा क्योंकि वो उस संधि का सिग्नेटरी है। तो इसलिए पुतिन साहब वहाँ पर आए नहीं। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम। Given these issues, India's interests lie in playing the role of a balancer। तो भारत का जो रोल है यहाँ पर वो बैलेंस, संतुलन बनाने वाले के जैसे हो जाता है इन द एक्सपेंडेड ब्रिक्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग ए चाइना डोमिनेटेड फोरम। सम पंडित्स विल वंडर whether it's worth the effort, but in diplomacy staying in mostly better than keeping out। तो ये रहा इसका सारांश। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं अलग से। ब्रिक्स दुनिया की
5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द एब्रीविएशन है। तो मेन बात है ये क्या है, दुनिया की पांच उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो लगभग ये 42% 41% आबादी का नेतृत्व करते हैं। तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है, कहीं कहीं आता है 42% है, कहीं कहीं आता है 41% है। तो कुल मिलाकर 40 से 42% के बीच में है ब्रिक्स की आबादी। और अभी तो 6 देश और आ गए हैं। तो अब हर चीज़ में, चाहे जनसंख्या हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे वैश्विक व्यापार हो, उन सब दृष्टिकोण से जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, मतलब इन 6 देशों को शामिल होने से पहले की स्थिति पर अगर विचार किया जाए तो 40% जो जनसंख्या है उसका नेतृत्व कर रही थी ब्रिक्स। और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 30% था, 30% है, नहीं कहीं कहीं 30% है, कहीं कहीं 23% है। हम इसको 25 मानकर चलते हैं क्योंकि हमने 25 कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में। तो 25 लगभग में मान के चलें 25% है और 40% मतलब 40% जनसंख्या है, 25% जीडीपी है इन 5 देशों का पूरे दुनिया के हिसाब से देखें तो। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। तो क्या ये आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है क्योंकि पांचों जो हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति है। तो उभरता हुआ क्या है, निवेश बाजार है और वैश्विक शक्ति है। ध्यातव्य है कि सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था। और कहीं कहीं गोल्डमैन सैक का नाम आता है कि गोल्डमैन सैक ने अपनी रिपोर्ट में इस शब्द का जिक्र किया था, पहली बार इसको क्वाइन किया था इस शब्द को। तो गोल्डमैन सैक का नाम आता है और कहीं कहीं ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील का नाम आ रहा है। लेकिन मैंने कहीं समाचार पत्र में पढ़ा है और हमारे टीचर ने जो पढ़ाया है वो है गोल्डमैन सैक। तो मैं इन्हीं को मानता हूँ कि गोल्डमैन सैक जो हैं इन्होंने इस शब्द को कॉइन किया था, SACH। ध्यातव्य है कि सबसे पहले 2001 में, उसे छोड़ते हैं, उल्लेखनीय है कि पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 के रूप में रूस में आयोजित किया गया था। तो पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर होने के बाद इस समूह को ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो 2010 में इसमें पहला सम्मेलन हुआ 2009 में, कहाँ पर हुआ, रशिया में हुआ। अब 2009 से 2024 है, मतलब 2023 आ गया है। तो कितना हो गए, 13, 14, 15 साल हो गए, मैंने ये 15वां बैठक था। अब ब्रिक्स देशों में सहयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 5 क्षेत्र हैं सहयोग करने के। एक है आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र, एक है स्वास्थ्य सहयोग, एक है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रयोग, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रयोग या सहयोग, एक है सुरक्षा सहयोग और 5वां है व्यापार सहयोग। अब अगर इसको हम बांट लें इन 3 स्तंभों में, तो आर्थिक वित्तीय
और व्यापारिक, इसको एक में कर लें तो हो गया ये एक स्तंभ। सुरक्षा में इसमें राजनीतिक और जोड़ लें तो ये हो गया एक स्तंभ। और तीसरा है सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये 3 स्तंभ हैं। तो सांस्कृतिक में हम क्या रख सकते हैं, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब को हम ले लें सांस्कृतिक में, तो ये हो गया एक स्तंभ। तो इन 3 स्तंभों पर, एक स्तंभ आर्थिक और वित्तीय स्तंभ है, आर्थिक वित्तीय व्यापारिक स्तंभ, एक है सुरक्षागत और राजनीतिक स्तंभ, और एक है स्वास्थ्य, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सारा वाला स्तंभ, जिसको सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, क्योंकि स्वास्थ्य जब होगा तो इन 5 देशों के लोग एक दूसरे के देशों में जाएंगे इलाज करवाने के लिए, या मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट होगा तो वो सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, क्योंकि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य के जो नवाचार होते हैं, जो विज्ञान है, सब संस्कृति का हिस्सा होता है। तो ये 3 स्तंभों पर टिका हुआ है ब्रिक्स। अब एक एक स्तंभों पर या एक एक जो सहयोग के क्षेत्र हैं उस पर हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक और वित्तीय सहयोग तो एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में फोर्ट लेजा यानी ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक के 6ठे शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 2014 में फोर्ट लेजा, ब्राज़ील के फोर्ट लेजा में जो 6ठा शिखर सम्मेलन था। तो फोर्ट लेजा, ये शहर कहाँ पर है, तो ये शहर है ब्राज़ील में। यहाँ पर वो था 6ठा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स के 6ठे शिखर सम्मेलन में, जो कि 2014 में हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। तो ब्रिक देशों के मध्य आर्थिक और वित्तीय सहयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसकी स्थापना ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन हेतु किया गया था। इसकी स्थापना ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा, तो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा एवं सतत विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए NDB की स्थापना की गई थी। NDB का जो मुख्यालय है वह है चीन के शंघाई में। तो NDB के बारे में इम्पोर्टेंट बातें कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 2014 में, और जो 6ठा शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, जो कि फोर्ट लेजा ब्राज़ील में हुआ था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो ब्रिक के कंट्री हैं उसमें 2 कार्य करना। एक तो ढांचागत विकास करना, बुनियादी ढांचा का विकास करना, और दूसरा है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजनाएं चलाना। इसका मुख्यालय, इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई जो शहर है वो चाइना का है, चाइना में एक शहर है शंघाई, तो वहाँ पर है। वहीं इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। तो क्षेत्रीय कार्यालय वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। तो जोहान्सबर्ग में विश्व सम्मेलन भी हुआ है, जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो जोहान्सबर्ग में ही हुआ है, और जोहान्सबर्ग में ही इसका क्षेत्रीय कार्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनज़र ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था
ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA, ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई थी। CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता देना है। CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को, देखो जो ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है, CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता देना है। CRA की प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है। तो इसकी प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है, जिसमें चीन के $41 बिलियन, ब्राज़ील के $18 बिलियन, रूस के $18 बिलियन, भारत के $18 बिलियन और दक्षिण अफ्रीका के $5 बिलियन। ओहो, मतलब चीन का $41 बिलियन है अकेले, बाकी सब के ब्राज़ील हो, रूस हो, भारत हो, 18 बिलियन हैं, और दक्षिण अफ्रीका के $5 बिलियन से बन गया एक कोष जिसका नाम रखा है आकस्मिक रिजर्व, ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व। तो ये हो गया पहला स्तंभ या पहला आर्थिक और वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें इसमें हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है और ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व है, जिसको CRA शॉर्ट में हम कह रहे हैं, CRA ये है। फिर दूसरा है स्वास्थ्य सहयोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सहयोग कर रहे हैं? स्वास्थ्य सहयोग, ब्रिक्स स्वास्थ्य सहयोग की शुरुआत वर्ष 2011 में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक के साथ हुई थी। तो ब्रिक्स स्वास्थ्य सहयोग की शुरुआत 2011 में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक के साथ हुई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग से सभी ब्रिक्स देशों के बीच सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे संक्रामक रोगों की घटना, चिकित्सा सेवाओं और दवाओं तक समान पहुंच की कमी आदि की पहचान संभव हो पाई है। इस क्षेत्र में ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क बनाया है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च नेटवर्क TRN। तो तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क ये बनाया, तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क ये है को भी माना जा सकता है। इस नेटवर्क का उद्देश्य तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ लड़ाई पर संयुक्त अनुसंधान और विकास की पहल को बढ़ावा देना है। तो ये हो गया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में तपेदिक को लेकर के और जो संक्रामक बीमारी है इन सबको लेकर के कार्य किया गया है। फिर तीसरा सहयोग का क्षेत्र है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत वर्ष 2014 में इस विषय पर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ हुई थी। इस बैठक से अनुसंधान परियोजनाओं हेतु संसाधनों के आदान प्रदान और उपलब्धता के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए थे। इस क्षेत्र में सहयोग के लिए अब तक 11 कार्यदल स्थापित किए गए हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे जल संसाधनों के प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा आदि में कार्य कर रहे हैं। तो जल संसाधनों में के प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा आदि में कार्य कर रहे हैं। फिर सुरक्षा सहयोग। सुरक्षा सहयोग सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सुरक्षा मुद्दों पर काम करने वाले समूहों की बैठकें सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स वार्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन बैठकों में सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि के खतरों पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं।
इसी वर्ष ब्रिक्स के आतंकवाद पर संयुक्त कार्यदल ने आतंकवादी वित्त पोषण, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट पर का प्रयोग और कट्टरता जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर 5 उप कार्यदलों के गठन करने का निर्णय लिया है। तो सुरक्षा में ये मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन सब पर लगाम लगाने के लिए जो वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कार्य करते हैं। व्यापार, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम इस समूह के अंदर व्यापार सहयोग के लिए मुख्य तंत्र हैं। बिजनेस काउंसिल की स्थापना वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 5 देशों के व्यापारिक समुदाय को एक साथ लाकर नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करना है। वर्तमान में परिषद में कुल 9 कार्यदल मौजूद हैं जो मुख्यतः अवसंरचना विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य और क्षमता विकास आदि से संबंधित हैं। तो ये हो गया व्यापार में। फिर ये 5 क्षेत्र हैं सहयोग के और 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ वही ध्यान रखें बस। प्रश्न अगर आता है ब्रिक्स के ऊपर कुछ भी प्रश्न है तो शुरुआत में हमें देना है परिचय। सिंपल सा है कि भैया जो ब्रिक्स है ये दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें 5 देश ये हैं। ये दुनिया के लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और दुनिया के कुल जीडीपी का 25% इनके पास है और दुनिया के कुल व्यापार का 17% व्यापार ये देश करते हैं, 5 मिल करके। इसके हाल ही में विस्तार की बात उठी है जिसमें 6 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना, इन 6 देशों को शामिल किया गया है। अब ये 6 5 11 हो गए हैं। इस शब्द को क्वाइन किया था गोल्डमैन सैक ने इस शब्द को क्वाइन किया था पहली बार। और ये ग्लोबल स्तर पर देखें तो दक्षिण सहयोग की बात करता है, ग्लोबल साउथ की बात करता है, आतंकवाद को मिटाने की बात करता है, साइबर टेरर की बात करता है और जो ये होते हैं साइबर अपराध, साइबर टेरर एक ही बात है, साइबर हमले, जो मुद्रा मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है। तो पूरा सुरक्षागत रूप में जो चीज़ें हो सकती हैं उनकी बातें ये करता है। और इसके 3 स्तंभ हैं, राजनीतिक और सुरक्षागत में देखें तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी बैठकें होती हैं तो वो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कार्य करते हैं। और राजनीतिक रूप से उद्देश्य अगर देखें तो रसिया और चाइना का एक जैसा है कि हम अमेरिका और उससे संबंधित सहयोगियों को काउंटर करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करें। और भारत का ध्येय नहीं कि हम सब मिला करके चलें। तो 3 इसके हैं। राजनीतिक सुरक्षागत स्तंभ में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ये 5 देश मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक सुरक्षागत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी साझी सोच और रणनीति बनाने का प्रयत्न करते हैं। आर्थिक और वित्तीय स्तंभ की बात करें तो उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है और ब्रिक आकस्मिक रिजर्व बनाया गया है। एनडीबी 2014 में ब्रिक के 6ठे शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील में बनाया गया था और उसका नाम भी क्या है उस शहर का, फोर्टलेजा। तो फोर्टलेजा में बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, चाइना में, और जो इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है वो जोहान्सबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका के। इसका उद्देश्य है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो ब्रिक के कंट्रीज़ हैं उनमें 2 कार्य करना, एक ढांचागत विकास करना और दूसरा जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, उनको प्राप्त करने के लिए जो परियोजनाएं
संचालित की जा सकती हैं उसको संचालित करना। और ब्रिक्स आर्थिक रिजर्व, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट होती है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आकस्मिक रूप से अल्पकालिक उनको धन मुहैया कराना। और इसमें $100 बिलियन का कोष बनाया गया है, रिजर्व बनाया गया है, जिसमें से चाइना का $41 बिलियन है, रूस इंडिया की बात करें और अर्जेंटीना, वो 18 बिलियन डॉलर इसमें डाले हैं। नहीं, चीन $41 बिलियन डाला है, ब्राज़ील, रूस और भारत ये 18 बिलियन डॉलर, दक्षिण अफ्रीका 5, अर्जेंटीना कुछ नहीं दिया है क्योंकि वो बहुत गरीब देश है। फिर आर्थिक और वित्तीय संबंध स्तंभ में ये देश उत्तर दक्षिण विभेद को समाप्त करने और इस संबंध में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने अनुभवों और प्रयत्नों से संपूर्ण विकासशील जगत को लाभान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसमें क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में तपेदिक को मिटाने की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15वें शिखर सम्मेलन में किया। और ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार हैं इन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की बात किया जा रहा है। अब ब्रिक्स का महत्व क्या है? ब्रिक्स का महत्व क्या है? गौरतलब है कि एक समूह के रूप में ब्रिक्स दुनिया की 42% आबादी वाली 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन पांचों देशों का दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 23%, 25% और विश्व व्यापार में 17% हिस्सा है। वैश्विक विकास, व्यापार तथा निवेश में ब्रिक्स देशों का बड़ा योगदान है, जो इसे वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के बढ़ते योगदान ने नई पहल के लिए कई अवसरों का निर्माण किया है, जो टिकाऊ और समावेशी विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। ईरान डील और INF संधि से अमेरिका की वापसी ने वैश्विक शांति पर बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। ब्रिक्स निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर विवाद समाधान में सक्रिय रहकर विश्व शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में भी ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं ब्रिक्स की चुनौतियां कुछ। तो ब्रिक्स की चुनौतियां, पहले इसकी विशेषता देख लें। ब्रिक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी गई है कि यह पहला वैश्विक स्तर पर प्रभावी राजनीतिक प्रयोग था जिसमें पश्चिमी जगत के किसी शक्तिशाली देश को शामिल नहीं किया गया और भारत, चीन जैसे संघर्षशील देश इसमें एक साथ जुड़े। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है चीन, रूस और भारत का समूह के क्रियाकलाप को लेकर अलग अलग नजरिया रखना। रूस ब्रिक्स को प्रमुखतः राजनीतिक सुरक्षागत उद्देश्यों से देखता है, विशेषकर 2014 के बाद पश्चिमी देशों द्वारा उसे अलग थलग करके उसके विरुद्ध प्रतिबंधों की राजनीति चलाए जाने के परिणामस्वरूप वो ब्रिक्स को अपनी पहचान के रूप में पश्चिम के सामने रखना चाहता है। ठीक है। चीन का ब्रिक्स को लेकर, तो ये रूस का हो गया। चीन का ब्रिक्स को लेकर रुझान प्रमुखता इस बात पर केंद्रित है कि वो इसके माध्यम से तीसरी दुनिया की नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। साथ ही वो ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के समानांतर
अपने नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी इसे आगे बढ़ाना चाहता है। भारत चीन और रूस से अलग वास्तविक अर्थों में तीसरी दुनिया के मुद्दों पर केंद्रित रहते हुए तीनों स्तंभों के अनुरूप दक्षिण दक्षिण सहयोग के सफल मंच के रूप में इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। तो रूस का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सुरक्षागत उद्देश्य है मुख्य। चीन का है कि तीसरी दुनिया का नेतृत्वकर्ता बन सके और जो ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं हैं उसका काउंटर कर सकें। हालिया समय में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भी देशों के बीच मतभेद उभरे हैं। यहाँ समस्या ये है कि ब्रिक्स प्लस के लिए किन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन हो, इस पर अंतिम सहमति नहीं बन पा रही है। अनौपचारिक चर्चाओं में साइवेट देशों का दावा विस्तार में सबसे प्रभावी माना जा रहा है। इसका साइवेट का। और कौन कौन से देशों को शामिल किया गया? 6। अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान। तो ई में कौन आ गया? ई में आ गया ये। और टी से कोई है क्या? टी से कोई नहीं है। वी से कोई है? वी से कोई नहीं है। आई से कोई नहीं है। तो साइवेट आइवेट ये नहीं है। ये जो बन गए हैं ये बन गए हैं। अब एक समूह है इब्सा, इसको अध्ययन करते हैं। इब्सा क्या है? तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये इसका फुल फॉर्म हो गया इब्सा। तो G7 की बैठकों में दुनिया के अन्य उभरते हुए देशों को शामिल होने के लिए बुलाया जाने लगा। उन्हें आउटरीच कंट्री कहा जाता है। तो G7 जो है दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जो एक है 7, उनका एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। तो G7 की बैठकों में दुनिया के अन्य उभरते हुए देशों को शामिल होने के लिए बुलाया जाने लगा। उन उभरते हुए देशों को आउटरीच कंट्री कहा जाता था। इस ग्रुप में कहा गया भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल थे इस आउटरीच कंट्री में। इसी कारण इन तीनों ने मिलकर ये तय किया है कि हमें G3 के रूप में G3 के रूप में इब्सा का गठन करना चाहिए। 2003 में ब्राज़ीलिया उद्घोषणा से ये अस्तित्व में आ गया। तो इब्सा कब आया? तो इब्सा आया 2003 में ब्राज़ीलिया उद्घोषणा के परिणाम स्वरूप इब्सा का गठन हुआ। और G7 में जो आउटरीच कंट्री को बुलाया जाता है उसमें 3 देश ये भी आते थे। तो तीनों ने मिल करके घोषणा किया कि हम G3 बनाते हैं। और इब्सा रणनीतिक रूप से 3 मुद्दों पर केंद्रित प्रयोग है। पहला, ये तीनों देश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुट निरपेक्षता की संस्कृति के अनुरूप तीसरी दुनिया के हितों को केंद्र में रखकर वैचारिक समन्वय और एकीकृत रणनीति बनाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, ये विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त कार्यबलों, विशेषज्ञ समूहों आदि के माध्यम से अपने अपने देशों में आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक प्रयत्नों को संचालित करते हैं। तीसरा, अपने अनुभवों के आधार पर समूची तीसरे दुनिया के लिए केंद्रित प्रयत्नों को संपन्न करते हैं। इब्सा के संदर्भ में सबसे बड़ी चर्चा ये रही है कि ब्रिक्स के बनने के बाद इस समूह की अलग से क्या आवश्यकता है। इस विषय पर भारत ये स्पष्ट राय रखता है कि ब्रिक्स के समानांतर इब्सा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। ये तीनों देश लोकतंत्र और उससे जुड़े मूल्यों के आधार पर ऐसा साझा इतिहास रखते हैं जो उन्हें समकालीन विश्व राजनीति में कई जटिल मुद्दों पर मिलकर काम करने को प्रेरित करता है। ये तीनों बहुलतावादी समाज हैं जहां बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहुनिर्जातीय परंपराओं का सम्मान मिलता है। आधुनिक विश्व राजनीति में गुट निरपेक्षता इनके साझे संघर्ष की भी प्रमाण रही है। आज के समय में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ब्रिक्स में अंतर्विरोध बन सकता है, लेकिन इब्सा में उन पर आम सहमति देखी जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारों को लेकर ये तीनों एक राय रखते हैं, लेकिन ब्रिक्स में चीन इस विषय पर नकारात्मक सोच रखता है। बोल्सा फैमिलिया एक बड़ा अच्छा प्रयोग है, बोल्सा फैमिलिया, जो कि ब्राज़ील ने चलाया था अपने देश में। बोल्सा फैमिलिया
बोल्सा फैमिलिया जैसा कार्यक्रम इस समूह की प्रासंगिकता का एक और उदाहरण है। ब्राज़ील के इस राष्ट्रीय अभियान ने भारत को अपने देश में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो आया कहाँ से? बोल्सा फैमिलिया कंसेप्ट से। और बोल्सा फैमिलिया कंसेप्ट जो है वो ब्राज़ील का कंसेप्ट है, बोल्सा फैमिलिया। तो बोल्सा फैमिलिया हमने सीखा, डीबीटी लाया, और डीबीटी ला करके 2014 से लेकर के 2019 के बीच में जो योजना पत्रिका आती है, सरकारी पत्रिका, उस योजना पत्रिका के एक लेख में छपा हुआ था कि हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो लीक हो जाते हैं, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं, वो रुपए बचे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं हर साल। यानी कि इन 5 सालों में अगर कर लें तो 5 ही हो गया, और 2.5 और 7.5 लाख करोड़, करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए जो हैं, जो भ्रष्टाचार के शिकार के भेंट चढ़ जाते हैं, वो बच गए। तो डीबीटी हमने सीखा तो 8 लाख करोड़ रुपए बचा लिया अपने देश में। तो बोल्सा फैमिलिया बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहा भारत के लिए, बोल्सा फैमिलिया। यही सब है चीज़ों से अगर हम सीखते हैं दूसरे देशों से या किसी दूसरे व्यक्ति से, तो हम अपना फ़ायदा कर सकते हैं बड़ी मात्रा में। ब्राज़ील के इस राष्ट्रीय अभियान ने भारत को अपने देश में डीबीटी जैसा कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया। अब एक चीज़ और, ग्लोबल साउथ से संबंधित एक बैठक हुआ था, उस पर हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। जनवरी 2023 में भारत के नेतृत्व में आयोजित ग्लोबल साउथ समिट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों और इस संबंध में भारतीय रणनीति को भी स्पष्ट करें। ठीक है। G20 की अध्यक्षता वाले वर्ष में भारत ने अपनी रणनीति ही यह बनाई है कि वो इस समूह से बाहर के सभी विकासशील देशों की आवाज़ को G20 के मंच पर रखेगा, और इसीलिए ये ग्लोबल साउथ समिट आयोजित हुई। भारत ने इसमें R4 की रणनीति को रखा, R4 की रणनीति को रखा, जिसके अनुसार विकासशील देशों की अपेक्षाओं और चिंताओं के अनुरूप G20 को अपनी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड देनी होगी। G20 को इस बात को मान्यता देनी होगी कि महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में क्या सिद्धांत और रणनीतियाँ की गई हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मान्यता माने हो गया, उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में CBDR के सिद्धांत को हर हाल में अपनाना होगा। G20 को रोल मॉडल की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मूल्यों और सिद्धांतों का विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट करना होगा। सम्मान भी हर हाल में करना होगा। जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण को भी पूरा करना होगा। भारत इस समय F3 संकट को तीसरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए अपनी अध्यक्षता के दौरान इस मुद्दे पर सर्वाधिक बल देने की घोषणा भी करता है। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा है कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं और तत्संबंधी रणनीतियों की चर्चा करें। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, यह ऋग्वेद का एक वाक्यांश है, जो पूरा वाक्य है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ऋग्वेद का जो एक सिद्धांत, एक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम का, उसको लिया था भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की मूल प्रेरणा से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का संकल्प दिया है। भारत पहली बार G20 में उन देशों की आवाज़ उठाना चाहता है जो इस समूह में शामिल नहीं हैं। भारत ने विषयगत तौर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित आर्थिक सहायता को लेकर उत्पन्न गतिरोध, क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर विभिन्न देशों के बीच समन्वय, आर्थिक गतिविधियों में ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे आमूलचूल बदलाव और विकेंद्रीकृत विकास के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की संभावनाओं को
करना भारत द्वारा चिन्हित प्रमुख तकनीकी मुद्दे होंगे। एंगेजमेंट समूहों के संदर्भ में भारत G20 को अपनी तरफ से एक योगदान स्टार्टअप समूह के रूप में देना चाहता है, क्योंकि भारत स्वयं दुनिया में स्टार्टअप का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। तो ये रहा। अब कुछ और पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की चुनौतियां फिर से देखें अलग से। तो ब्रिक्स समूह के आलोचक यह दावा करते हैं कि ब्रिक्स राष्ट्रों की विविधता समूह की व्यवहार्यता उसके हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रिक्स के सभी देश एक दूसरे से कम और चीन के साथ ज़्यादा व्यापार करते हैं। चीन के साथ में चाहे रसिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अर्जेंटीना हो, ये सब इनसे तो खूब व्यापार करते हैं, लेकिन ये चारों आपस में व्यापार बहुत कम करते हैं, है ना। ये चारों आपस में व्यापार कम करते हैं। सेंटर में चाइना है। चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन चारों देशों को। तो ये समस्या है। तो ब्रिक्स के सभी देश एक दूसरे से कम और चीन से ज़्यादा व्यापार करते हैं। इसलिए कई बार आरोप लगाए जाते रहे हैं कि इस मंच का प्रयोग अन्य देशों की अपेक्षा चीन के हितों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना अन्य साझेदार देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के साथ दृष्टिकोण के विरोध के कारण कई वार्ताएं विफल रही हैं। इससे ब्रिक्स देशों के आर्थिक विस्तार में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ सदस्यों के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण सदस्य देशों के भीतर नीतिगत समन्वय का अभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए भारत चीन संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार तनाव देखा गया है। ब्रिक्स की उपलब्धियां, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व और तपेदिक को रोकने से संबंधित कार्य किया गया, ये सारे कार्य हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकें, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार में कार्य करना, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, व्यापार के क्षेत्र में काम करना, ये सब उपलब्धियां हैं। तो एनडीबी के गठन को ब्रिक्स की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में इस संस्थान को आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे बड़े संस्थानों के स्तर का माना जाता है। और इसमें एनडीबी में $100 बिलियन का कोष भी तो है, $100 बिलियन का, जिसमें से $41 बिलियन चाइना दिया है, $18 बिलियन रसिया इंडिया ने दिया है 18 बिलियन डॉलर, और साउथ अफ्रीका ने दिया है $5 बिलियन। तो 18 36 18 54 54 ये हो गया, 41 ये हो गया, तो 4 1 5 5 9 95 और 5 दे दिया ये, तो हो गया 100। अर्जेंटीना इसमें नहीं दिया है क्योंकि ये मतलब विकासशील है, लेकिन विकासशील से और नीचे के स्तर पर है। दूसरा, आर्थिक क्षमता और जनसांख्यिकी विकास ब्रिक्स देशों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुई है, जिससे ये देश वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं। भारत, चीन और रूस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत और ब्रिक्स, ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना के साथ ही भारत ने उसमें एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका अदा की है। भारत सदैव ही वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के मंच को महत्व देता रहा है। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग हमेशा से ही ब्रिक्स के प्रति भारत की नीति का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत ब्रिक्स को लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने के लिए एक मंच के रूप में देखता है। भारत ने चीन के साथ अपने सदियों पुराने जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग करने की भी कोशिश की है। साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिक्स की भारत के भोजन और ऊर्जा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ब्रिक्स का कॉमन पेमेंट सिस्टम क्या है? कॉमन पेमेंट सिस्टम क्या है?
ब्रिक्स देशों के बीच एक कॉमन पेमेंट सिस्टम बनाने पर चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि इस सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर ब्रिक्स देशों की निर्भरता को कम करना और आपसी व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करना है। इस सिस्टम के निर्मित होने पर ब्रिक्स की यह भुगतान प्रणाली सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान को प्रोत्साहन देगी और सभी देशों के बीच अस्थायी भुगतान एवं निवेश को सुनिश्चित करेगी। ब्रिक्स व्यापार परिषद ने भी ब्रिक्स ब्लॉक के भीतर आपसी निवेश के लिए समन्वय केंद्र बनाने हेतु रूस की पहल का समर्थन किया है। अब ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र, वही इप्सा। तो ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र डिक्लेरेशन क्या है? 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जारी संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद के इब्सा वाला जो था, हाँ, उसको भी तो कहते हैं ब्राज़ीलिया उद्घोषणा, लेकिन वो ब्राज़ीलिया उद्घोषणा है। इब्सा जो समूह बना था, इब्सा समूह, वो 2003 में बना था, जबकि ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र जो है वो 11वें शिखर सम्मेलन में हुआ था। ये 15वां है, तो इसके 4 साल पहले यानी 2018 में ये ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र आया था। तो ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र अलग है और ब्राज़ीलिया उद्घोषणा अलग है। ब्राज़ीलिया उद्घोषणा संबंधित है इब्सा से, जो कि बना था 2003 में, और ये ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र है एक, जो कि आया था 11वें ब्रिक्स के सम्मेलन में, और एनडीबी बना था 6ठे ब्रिक्स के सम्मेलन में 2014 में। ग्यारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जारी संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों व अभिव्यक्तियों की निंदा की गई और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इसे किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सम्मेलन में आतंकी घटनाओं को उनके प्रेरक कारकों पर ध्यान दिए बिना आपराधिक और अन्यायपूर्ण कृत्य के रूप में चिन्हित किया गया। ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र के आतंकवादी गतिविधियों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और आतंकवादी नेटवर्क तथा आतंकी कार्रवाइयों के अवैध वित्त पोषण से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने आतंकी वित्त पोषण पर नियंत्रण के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के महत्व पर भी बल दिया। घोषणा का महत्व तो चलिए हो गया ये। तो इस वीडियो में इतना ही ब्रिक्स के बारे में। अभी जो एकदम अपडेट है इसका, उससे संबंधित कोई आर्टिकल आएगा तो हम फिर से अध्ययन करेंगे कि 6 देश जो शामिल हुए हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे ब्रिक्स को क्या मजबूती मिलेगी, भारत का उससे क्या हित सधेगा, वैश्विक राजनीति, वैश्विक व्यापार, वैश्विक जो सुरक्षागत चीज़ें हैं, ग्लोबल साउथ सहयोग, इन सब में क्या मतलब और विकास हो सकता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा वैश्विक स्तर पर, इन सब का और अगर आर्टिकल आएगा तो अध्ययन करेंगे ताकि इसका तैयारी हो सके, क्योंकि 2024 और 2025 आगे के 2 साल के लिए या अगले ही साल के लिए जो ब्रिक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसका विस्तार भी किया गया है। तो इसके विस्तार से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसके स्तंभों पर, जैसे एक है ना राजनीतिक सुरक्षागत स्तंभ, एक आर्थिक और वित्तीय स्तंभ, और एक है सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज स्तंभ। तो इनमें तीनों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके विस्तार से मतलब जो भारत है उसके ऊपर अलग से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब का विश्लेषण अगर किसी वीडियो करें किसी आर्टिकल में मिलता है तो उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।